वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे जो हमारा एनसीईआरटी है क्लास 10th का, उसको हम चैप्टर वाइज इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखते हैं हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण से देखते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अपक्रिया किसे कहा जाता है? जिसमें क्या नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो उसको रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई अपक्रिया है, ए से बी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा क्रिया हो रहा है ये रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा, जैसे ए जो हिस्सा ले रहा है ये अभिकारक कहलाएगा। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है, मान लीजिए जो बी का हो रहा है, इसको उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं उदाहरण। तो रासायनिक अपक्रियाओं का उदाहरण है भोजन का पाचन। एक मिनट, इसमें हम देखते हैं तो हमारा भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है? हमारा रासायनिक अपक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल दे देता है कि भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? तो ये सब जो है रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर हम रासायनिक अपक्रियाओं के प्रेक्षण देखते हैं तो इनके क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, इनके तापमान में परिवर्तन होता है और इसमें गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रेक्षण है। रासायनिक अपक्रियाओं को प्रदर्शित करना, कैसे हम रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रासायनिक अपक्रियाएं दिया गया है। Zn + H2SO4 से बन रहा है ZnSO4 + H2। ठीक है, तो यह हमारा क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि जैसे क्या है, हमारा जिंक है, जिंक को अगर हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हम रासायनिक समीकरण के बारे में और हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए दिया गया रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? यहाँ से फिर हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक जो परिस्थितियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, ए से बी का निर्माण हो रहा है, तो ये जो तीर के ऊपर जो ये तीर यहाँ पे बनाया जाता है, इसके ऊपर ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखते हैं Fe + H2O का अगर हम करवाते हैं तो Fe2O3 + H2 बनता है। ठीक है, लेकिन तो क्या होता है, हमको इसको संतुलित करना होता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे संतुलित किया गया है, तो 3Fe + 4H2O, उसके बाद रासायनिक अपक्रिया करके क्या आया है? Fe3O4 + 4H2। ठीक है, तो कोई भी समीकरण है उसमें क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो करता है। अर्थात मान लीजिए जितना अगर अपक्रिया हो रहा है उतना ही हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। ठीक है, कि द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट चीज दिया गया, इसको देख लीजिए। संयोजन अपक्रिया, देखिए ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। तो पहला हमारा दिया गया है संयोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, देखिए जो इधर होते हैं इनको अभिकारक कहा जाता है, जो इधर होते हैं इसको उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड + O2 को मिला देते हैं तो ये CO2 गैस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा समझ लीजिए अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अगर कोई चीज़ ठोस है तो उसको यस लिखा जाएगा, अगर द्रव है तो यल लिखा जाएगा, अगर गैसीय अवस्था में है तो जी लिखा जाएगा, विलयन है तो एक्वस लिखा जाएगा, AQ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखे रहिएगा। आगे हम चल के देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इससे हमारे
जो तैयारी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आया था, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है, ठीक है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाता है। देख लेते हैं हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एग्जाम्पल। देखिए CH4 ये गैसेस स्टेज में है प्लस O2 गैस में है, तो इससे दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 गैस बना रहे हैं और 2H2O बना रहे हैं और साथ में ऊष्मा भी निकल रहा है। ठीक है, और देखते हैं हम श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि श्वसन कैसी अपक्रिया है, तो जो श्वसन है ये एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसमें अगर मान लीजिए C6H बार है, O6 एक्वस है और 6O2 अगर आप गैस स्टेट में है तो हमको 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो हमारा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा अपक्रिया वियोजन अपक्रिया क्या होता है। इन अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो वियोजन में क्या होगा, इसमें एक अभिकारक रहेगा, ये टूटकर दो अलग अलग उत्पादों में या फिर दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन जो होता है ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो देखिए 2FeSO4 है, फेरस सल्फेट जिसको कहा जाता है, इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। तो इसका कलर भी याद रखे रहेगा, फेरस सल्फेट जिसका रंग हरा होता है। तो 2FeSO4 को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ये क्या बनता है, Fe2O3 सॉलिड बनता है, SO2 गैस बनता है और SO3 गैस बनता है। ठीक है, तो ये जो Fe2O3 होता है ये फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका रंग भूरा होता है। ठीक है, तो फेरस का रंग 2FeSO4 फेरस कहलाता है और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो फेरिक का रंग भूरा लाल रंग होता है, फेरस का रंग हरा होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका एक और उदाहरण देख लीजिए, CaCO3 सॉलिड स्टेट में, इसको हम ऊष्मा देते हैं तो हमको CaO बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी क्रिया देख लीजिए। ठीक है, ये सब वियोजन की क्रिया होता है। ठीक है, वैद्युत वियोजन का हम देख लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होना वाला वियोजन। तो देखते हैं अगर मान लीजिए AgCl है सॉलिड स्टेट में, अगर उसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो उसमें 2Ag प्लस Cl2 गैस प्राप्त होता है। ठीक है, इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखी रहिएगा, जो AgBr है और इसका AgCl का इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया पढ़ चुके, वियोजन अपक्रिया पढ़ चुके, अब हम देखते हैं कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, जिन अपक्रिया में अपकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या है इसमें, अपकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है। हम ऊष्माक्षेपी में क्या पढ़ें, जिस अपक्रिया से हमको क्या ऊष्मा प्राप्त होता है तो वो ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ऊष्मा शोषी जिसको तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होता है ये ऊष्मा शोषी कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। इन अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कोई अधिक क्रियाशील है वह तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया Fe सॉलिड में है, CuSO4 एक्वस में है, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो FeSO4 प्लस Cu प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं द्विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो ये भी याद रखे रहिएगा। इसमें देखिए द्विस्थापन अपक्रिया एग्जाम में इसे दे सकता है और पूछ सकता है कौन सा इसमें द्विस्थापन अपक्रिया है। तो देखिए Na2SO4 होता है प्लस BaCl2 जिसको कहा जाता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अगर हम क्या करते हैं इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमको BaSO4, तो देखिए Ba जो होता है ये SO4 के साथ क्रिया कर लेता है और NaCl2 के साथ कर लेता है तो 2NaCl बनता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ना समझ में आ गया। एक मिनट और देख लीजिए, बेरियम सल्फेट जो होता है सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। तो एक चीज़ ये भी याद रखे रहिएगा, जो बेरियम सल्फेट का जो सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है इसलिए इसको अवक्षेपण अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, उपचयन या अपचयन, देखिए इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी याद रखे रहिएगा कि उपचयन एवं अपचयन क्या होता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है,
तो इसको क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। याद रखे रहेगा, उपचयन किसको कहा जाता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसको उपचयन कहा जाता है। देखिए, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। जैसे C+O2 का कराते हैं तो CO2 प्राप्त हो जा रहा है, 2Cu+O2 2CuO। ठीक है, समझ में आ गया। अपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, और तथा जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो उपचयन और अपचयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो देखिए, CuOH2 के साथ क्रिया करके Cu+H2O। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो CuO से Cu हो रहा है, बन रहा है, ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और H2 से जो H2O बन रहा है, ये क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस अपक्रिया में ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। ठीक है, इस अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इस वजह से इसको रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों की क्रियाएं होती हैं वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए रहेगा कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव। तो इसका हम देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तो संक्षारित हो जाता है। ठीक है, ये उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत क्या है? तांबे के ऊपर ये हरित परत चढ़ना, संक्षारण के ये सब क्या है? उदाहरण है। ठीक है, एसिड लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण में धातुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे चांदी के ऊपर अगर मान लीजिए काली परत आ जा रहा है, तांबे के ऊपर हरी परत आ जा रहा है, तो ये सब उपचयन की क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको विकृत गंधिता कहा जाता है। ठीक है, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय जो होते हैं प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके या फिर इनको वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, मतलब जो भी खाने वाला सामग्री है उसको वायुरोधी बर्तन में रखें जहाँ पे वायु प्रवेश ना कर पाए, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतलन द्वारा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछ भी लेता है, तो याद रखिएगा। अभी हमारा क्या शुरू हो रहा है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, ये है हमारा अध्याय 2। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं तो हमको क्या पढ़ना है? पहले एसिड पढ़ना है। ठीक है, तो एसिड को हम देखते हैं जिसको अम्ल कहा जाता है। ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, याद रखिए रहेगा। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो हमने बताया था इसको याद करने का तरीका, एनीलेट। ठीक है, तो देखिए ऐसे अम्ल ये नीला को लाल में करते हैं। ठीक है, या फिर अनिला कर सकते हैं। ऐसे अम्ल न से नीला को लाल में, तो ये नीले लिटमस को लाल में, तो ठीक है देखिए ये नीले को लाल में बदलते हैं। याद रखिए रहेगा। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ये जो हमारे अम्ल होते हैं क्या होते हैं? ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया होता है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस भाषा से लिया गया है, तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रबल अम्ल क्या होता है? HCl H2SO4 HNO3, ये हमारे क्या है? प्रबल अम्ल। ठीक है, तो इनको भी याद रखे रहिएगा कि प्रबल अम्ल कौन से हैं, तो HCl H2SO4 HNO3 ये सब प्रबल अम्ल हैं। उसके बाद दुर्बल अम्ल किसे कहा जाता है ये भी देख लीजिए। तो हमारा जो होता है CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं। सांद्र अम्ल किसको कहा जाता है ये देख लीजिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। सांद्र मतलब गाढ़ा, बस इतना समझ लीजिए। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तनु अम्ल जो पतला होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षारक क्या होता है, क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम क्षारक जो होते हैं ये इनको बेस कहा जाता है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ठीक है, तो हम अगर हमको अम्ल का याद है तो हम क्षार का उल्टा कर लेंगे। ठीक है, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखे रहेगा, ये जलीय विलयन में OH अम्ल देते हैं। अब देखिए प्रबल क्षारक क्या है? NaOH,
KOH CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे प्रबल क्षारक होते हैं। दुर्बल क्षारक हैं जो NH4OH है। ठीक है, क्षार किसको कहा जाता है, जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। ठीक है, तो क्षार एल्कली जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो जो जल में घुलनशील होते हैं उसको, उस क्षारक को क्षार कहा जाता है, जैसे NOOH KOH MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, लवण किसे कहा जाता है, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो याद रखी रहेगी, जैसे NaCl KCl। ठीक है, इतना हमको यहाँ से समझ में आ गया। हमने यहाँ पे अम्ल को पढ़ा, क्षार को पढ़ा, दुर्बल अम्ल पढ़ा, उसके बाद प्रबल क्षार क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सूचक क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में सूचक से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूचक के बारे में दिया गया है, इसको देख लेते हैं हम। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। ठीक है, इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जितने भी सूचक होते हैं ये क्या दर्शाते हैं, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सूचक के प्रकार कितने होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये के कुछ होते हैं प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ होते हैं कृत्रिम सूचक होते हैं, कुछ होते हैं गंधीय सूचक होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी, तो ये सब हमारे क्या हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, तो हमको देखिए इससे हमारे एग्जाम में आया हुआ भी है, ये जो हमारा TRE 1 का PRT का हुआ था उसमें पूछा था कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो हल्दी के बारे में दिया था, तो हमारा हल्दी ऑप्शन सही था। ठीक है, कृत्रिम अगर सूचक देखें तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, मेथिल, जैसे ये मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये सब कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक होते हैं। गंधीय सूचक हम देखते हैं तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल, ये सब गंधीय सूचक हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से तैयार हो गया, हम आगे का देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम प्राकृतिक सूचक और इनका किस रंग में कैसे क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, तो देखिए लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेजिया के फूल का रस, ये सब हमारे कितने क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं। अब देखिए रंग, गंध या अम्ल के साथ परिवर्तन और क्षार के साथ, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इसको समझिए। यहाँ पे दिया गया है कि अम्ल के साथ कैसे परिवर्तन होगा, यहाँ पे दिया है क्षार के साथ कैसे परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो लिटमस होता है वो क्या होता है, अम्ल में लाल हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखी रहिएगा कि ये क्या होता है, अम्ल में लाल हो जाता है, और ये क्या होता है, क्षार के साथ क्या हो जाता है, लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो हमने आपको याद दिखाया था अनिल से कि जो होता है लिटमस होता है ये अम्ल में लाल हो जाता है। ठीक है, पत्ता गोभी का रस अगर हम अम्ल में डालेंगे तो ये क्या होगा, लाल होगा, और अगर हम क्षार के में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसका रंग हरा हो जाएगा। ठीक है, हल्दी में अगर अम्ल के साथ होता है तो कोई बदलाव नहीं होता, याद रखी रहिएगा, और उसके बाद अगर हम क्षार के साथ करते हैं तो ये लाल हो जाता है। ठीक है, हाइड्रेजिया के फूल का रंग अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, अम्ल के साथ नीला होता है, और उसके बाद क्षार के साथ गुलाबी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको इतना याद हो गया। ठीक है, क्या क्या हम पढ़े यहाँ से, अभी तक हम देख रहे थे, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा ये इतना जो देखते हैं ये हमारा क्या है, प्राकृतिक सूचक थे। ठीक है, तो अम्ल के साथ और क्षार के साथ हम पढ़े। ठीक है, आगे हम देखते हैं कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं, तो 1 मिनट, तो देखिए फिनैप्थलीन और क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, तो जो फिनैप्थलीन होता है ये अम्ल के में क्या होता है, रंगहीन होता है, जबकि क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो होता है इसके बारे में देखते हैं, तो ये अगर अम्ल से साथ है तो लाल रहेगा, और अगर ये क्षार के साथ है तो पीला हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको दूसरा क्या पढ़ना है, गंधीय सूचक पढ़ना है। तो इसको गंधीय सूचक हमारा जो है प्याज का रस, वैनिला, लौंग का तेल, ये सब जो होते हैं अम्ल में प्याज का रस तीक्ष्ण गंध देता है, और उसके बाद वैनिला भी क्या देता है, समान गंध देता है, लौंग का तेल भी समान गंध, लेकिन तो क्षार के साथ ये कोई गंध नहीं देते, तो इतना ये याद रखी रहेगा, क्षार के साथ इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो धातु की अभिक्रिया हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अम्ल के साथ, तो अम्ल अगर हम धातु के साथ क्रिया करवाएंगे उसका तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा, अगर हम इसी का क्रिया जो है क्षार का क्रिया हम धातु के साथ कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो हमको देखते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पे दिया गया हमारा, 1 मिनट,
देखिए यहाँ पे अम्ल के साथ जब हम करवा रहे हैं तो अम्ल प्लस धातु, तो ये लवण बन रहा है प्लस हाइड्रोजन, तो देखिए 2HCl प्लस क्या है Zn है, तो ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्षारक के साथ हम देखते हैं तो क्षार प्लस धातु के साथ तो लवण और हाइड्रोजन, तो देखिए क्षार हमारा क्या होता है NaOH क्या है, एक क्षार है। इसका अगर हम धातु जिंक के साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है, ठीक है, जिसको सोडियम जिंकेट कहा जाता है। तो हम अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण में धातु के साथ अब क्रिया करा के हम देख लिए। बाकी का देखते हैं पॉप टेस्ट क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि पॉप टेस्ट क्या होता है, क्योंकि डीप अभी क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। पॉप टेस्ट जो होता है, हाइड्रोजन गैस में निहित प्रखंडली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को जो ये टेस्ट होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई परखनली है, उसमें हाइड्रोजन गैस अगर है, तो अगर हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इससे हमको क्या हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखते हैं अगर हम अम्ल के साथ करवाते हैं और यहाँ पे देखते हैं अगर क्षार के साथ करवाते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए, तो अगर हम अम्ल के साथ करवाएंगे, अगर हम क्षार के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो अम्ल के साथ अगर हम धातु कार्बोनेट का करवाएं, धातु कार्बोनेट किसको कहा जाता है, Na2CO3 धातु कार्बोनेट है, ठीक है। जैसे सोडियम हमारा धातु है, इसके साथ अगर हम कार्बोनेट का करवा दें और हम अगर हम ले दें HCl, तो हमको ये क्या प्राप्त होगा, इसको देख लीजिए 2NaCl एक्वस, फिर उसके बाद CO2 गैस प्लस H2O हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए अम्ल के साथ अगर हम धातु बाइकार्बोनेट का करवा दें यानी HCO3 का करवा दें तो हमको NaCl CO2 प्लस H2O प्राप्त होगा, ठीक है। क्षार के साथ इसकी कोई अपक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो याद रखिए रहेगा, अगर धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया कराते हैं तो क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं होता है, ठीक है। चूने के पानी का टेस्ट अगर हम करें तो CaOH के वोल्टोइज के साथ अगर हम CO2 गैस का क्रिया कराएं तो हमको CaCO3 प्राप्त होता है प्लस H2O प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर हमारा दिया गया है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया। अगर हम अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया कराएं तो अम्ल और जो क्षारक होते हैं ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होता है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम इसके अगर उदाहरण देखते हैं तो हमारे क्या है, अगर देखिए NaOH एक्वस के साथ अगर हम HCl का अपक्रिया करा दें, NaOH हमारा क्षार है, HCl हमारा अम्ल है, तो हमको NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, अगर हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का करवाएंगे तो देखिए जो प्रबल रहेगा वही हमको अम्लीय लवण प्राप्त होगा प्लस जल। अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को करें तो देखिए जो प्रबल होगा तो हमको क्षारीय लवण प्राप्त होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर करें तो उदासीन लवण प्राप्त होगा, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार अगर करें तो उदासीन लवण। तो ये जो हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से, ये हमारा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखी रहेगा, इससे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो एक चीज देखिए, अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक है तो हमको अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक है तो हमको ये क्षारीय लवण प्राप्त होगा, और दोनों अगर प्रबल है तो उदासीन लवण प्राप्त होगा, और दोनों दुर्बल हैं तो भी उदासीन लवण प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। अगर धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ करते हैं तो लवण और जल हमको प्राप्त होता है, जैसे CuO है, अगर ये धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा 2HCl के साथ अगर हम करें क्रिया इसका करवाएं तो CuCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अगर देखिए, धात्विक ऑक्साइड जिसमें धातु होता है वो धात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं, जिसमें अधात्विक जिसमें धातु नहीं होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम CaOH के वोल्टाइज जो हमारा है धात्विक ऑक्साइड और CaOH का वोल्टाइज जो हमारा क्षार होता है, इसके साथ हम क्रिया कराएं तो CaCO3 प्लस H2O हमको प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए अम्ल और क्षार पहचानने का तरीका होता है, अगर उसमें OH है, ठीक है, तो ये क्षार होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक अगर देखते हैं तो यही है, ठीक है। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ठीक है।
जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार, देखिए क्षार किसको कहा जाता है, जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। इसीलिए सभी जो क्षार होते हैं क्षारक होते हैं, जितने भी क्षार रहेंगे वो तो क्षारक कहलाएंगे, लेकिन तो सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जो जल में घुलनशील रहेंगे केवल वही क्षार कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। एक मिनट रुक जाइए, ये याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय हमको सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अम्ल ले लो उसमें जल डालो, नहीं, क्या करना है, जल ले लेना है, उसमें अम्ल को मिलाना है, ठीक है, अम्ल या क्षारक को, और मिलाते समय लगातार उसको हिलाते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। इससे ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है, इससे अत्यंत ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ पे 2 क्रियाएं दिया गया है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो इसको याद रखिए रहिएगा। देखिए हम अम्ल है, ये नहीं कि इसमें हम जल को डाल दे, तो ये हमारा गलत प्रोसेस है। क्या करेंगे, हम पहले जल ले लेंगे, उसमें अम्ल डालेंगे या फिर क्षार डालेंगे और इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। इसीलिए हमको क्या, जो अम्ल में हमको जल नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ठीक है। जल को अम्ल में डालने से देखिए मिश्रित क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और तथा अस्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, जिससे क्या होता है, जलने का डर रहता है, ठीक है। अब इतना समय अम्ल की अपक्रियाएं हम लोग पढ़े हैं अभी। यहाँ पे देखिए अम्ल के साथ जितनी अपक्रियाएं हैं, अम्ल धातु के साथ लवण बनाता है, याद रखी रहिएगा। लवण जो होता है जल के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ बनाता है, ठीक है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम देखें तो लवण प्लस CO2 प्लस जल। क्षारक के साथ अगर देखें लवण प्लस जल। धातु कार्बोनेट के साथ जो होता है तो लवण प्लस CO2 प्लस जल प्राप्त होता है। ये अम्ल की अपक्रियाएं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षार की अपक्रियाएं हैं, तो याद रखी रहेगा क्योंकि ये इकट्ठा करके दिया गया है, ठीक है। अगर क्षारक की अपक्रियाएं हम करवाएं धातु के साथ अगर करवाएंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हम धातु के साथ करवाएंगे तो हमको लवण प्लस H2 प्राप्त होगा। अगर हम अधात्विक अगर हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमको लवण प्लस जल प्राप्त होगा। अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे, बाइकार्बोनेट के साथ कोई अपक्रिया नहीं होगा। अम्ल के साथ अगर हम करवाएंगे तो लवण प्लस जल मिलेगा। यहाँ से धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो कोई अपक्रिया नहीं होता। तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ क्षार की कोई क्रिया नहीं होता, ठीक है। तो इतनी ही क्रियाएं हैं, अम्ल की अपक्रियाएं, क्षारक की अपक्रियाएं, तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अम्ल व क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। अम्ल क्या होते हैं, H प्लस आयन देते हैं, याद रखिए रहेगा। अम्ल क्या होता है, H प्लस आयन देता है, ठीक है। और क्षार क्या होता है, OH माइनस आयन देता है, ठीक है। याद रखिए रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, ठीक है। एक चीज क्षार तथा अम्ल की प्रबलता हम देखते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पीएच स्केल से हम पता कर सकते हैं। तो पीएच स्केल अगर हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में दिया गया है। किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच में जो पी है इसको क्या कहा जाता है, पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, अगर, ठीक है। अब देखिए पीएच अगर हमारा, यहाँ से देखिए अगर हमारा पीएच 7 है तो उदासीन विलयन होगा। पीएच अगर हमारा 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। पीएच अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना याद रखिए रहेगा। अब देखिए यह जो स्केल होता है 0 से 14 तक होता है। पीएच ज्ञात करने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। देखिए H आयन के, देखिए जो दुर्बल अम्ल होते हैं, एक मिनट हो जाइए, ठीक है। देखिए ये इधर क्या है, दुर्बल अम्ल है, यहाँ क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए इधर से जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं क्या हो रहा है, इधर प्रबल अम्ल बढ़ते हुए चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए CH3COAH H2CO3, तो ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। HCl H2SO4
HNO3, ये सब जो है क्या है, यहाँ पे H आयन मात्रा की सांद्रता हम देखते हैं, तो ये सब हमारे क्या है, प्रबल अम्ल हैं, ठीक है। पर दुर्बल क्षार NH4OH क्या है, दुर्बल क्षार है। अब OH आयन मात्रा हम देखते हो तो NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक है। बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति अगर देख लेते हैं हम, अगर H आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो हमारा क्या होता है, इधर क्या होता है, अम्ल की प्रकृति बढ़ती जाएगी। अगर H आयन की सांद्रता में कमी हो रहा है तो क्या, बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति कम होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं हमारा क्षारक की प्रकृति कम होता है, तथा जैसे जैसे हम अम्ल की तरफ बढ़ते हैं हमको क्या होगा, एक मिनट गलत हो गया, जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे हमको क्षार की प्रकृति ज़्यादा मिलती जाएगी, और जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे हमको अम्लीय प्रकृति ज़्यादा मिलती जाएगी, ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर का ताप जो होता है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। वर्षा के जल के पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए ये एनसीईआरटी में अलग से दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखी रहिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये सब हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। मिट्टी का पीएच कितना होता है तो इसको हम देखते हैं। तो अच्छी उपज के लिए पौधों का एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक है तो किसान उससे आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ उसमें मिलाते हैं, ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच हम देखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखे रहिएगा, पीएच का मान अगर 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दांतों का जो इनेमल होता है, इनेमल जो ऊपरी परत होता है दांतों का, उसको इनेमल कहा जाता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम होता है तो यह संक्षारित होने लगता है, ठीक है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ठीक है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मधुमक्खी डंक मार दी है तो उसके जगह पे बेकिंग सोडा का अगर हम प्रयोग करें जहाँ पे काटा है तो हमको आराम मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि जो डंक वाले बाल मैसोनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लवणों का पीएच मान देख लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक है तो उदासीन लवण पीएच बराबर 7 होगा, ठीक है। अगर प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षारक है तो अम्लीय लवण होगा। ये तो हम बताएं कि जो प्रबल होगा वही लवण होगा, ठीक है। तो पीएच 7 से कम होगा, ये सब तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं साधारण नमक में रसायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा का देखिए सबका फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए इससे एग्जाम में फार्मूले से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिए रहिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, धोने का सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखें CuSO4 × ½ H2O, ठीक है। तो यह CuSO4 का होल ट्वाइस × ½ H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार अपक्रिया। देखिए NaCl के साथ H2O का क्रिया कराएगा तो NaOHCl2 प्लस गैस प्राप्त होगा, ठीक है। और अपक्रिया हमको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे रहिएगा। तो देखिए विरंजक चूर्ण का अपक्रिया अगर हम देखते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने COH का होल ट्वाइस के साथ अगर हम क्लोरीन की से क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो अगर हम CaOH का होल ट्वाइस जिसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, अगर हम क्लोरीन गैस के साथ इसका क्रिया कराएं तो CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग देख लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो जो विरंजक चूर्ण का उपयोग देखिए यहाँ पे इतना सारा इसके उपयोग दिया गया है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेकिंग सोडा। इसका बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है इसका देख लेते हैं। तो अगर हम NaCl को H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो H2O प्लस CO2
और प्लस NH3 के साथ अगर हम सबका क्रिया कराएं तो NH4Cl NaHCO3 प्राप्त होगा, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, यह दुर्बल असंक्षारक क्षारक होता है। ठीक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अपक्रिया होता है। 2NaHCO3 क्या होता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बेकिंग पाउडर का अगर हम उपयोग देखें तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। इस अपक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक है, यह क्या होता है? एंटासिडिक का एक संघटक होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं धोने का सोडा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखी रहेगा। धोने का सोडे का फार्मूला NaHCO3 होता है इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। Na2CO3 के साथ अगर हम 10H2O का क्रिया करा दें तो Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होगा। ठीक है, इसका उपयोग याद रखी रहेगा क्योंकि एग्जाम में उपयोग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका उपयोग जो होता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। Na2CO3 इंटू 10H2O का उपयोग इसका घरों के साफ सफाई में, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम देख लेते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका हम देखते हैं तो ये जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना लेता है। ठीक है, जिसको POP भी कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी पूछा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका फार्मूला होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O को हाफ H2O के साथ क्रिया करा के CaSO4 इंटू 2H2O बना दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने में, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, इतना याद रखिएगा। अब उसके बाद क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला? लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये NCERT में दिया गया है। उदाहरण देख लेते हैं उसका क्रिस्टलन के जल का। CuSO4 इंटू 5H2 है, तो जल के कितने अणु है? 5 अणु है। ठीक है, अगर Na2CO3 इंटू 10H2 है तो में क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं? 10 हैं। CaSO4 इंटू 2H2 है तो क्रिस्टलन में जल के अणु कितने हैं? 2 अणु हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा कौन सा है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 3 जो दिया गया है धातु एवं अधातु दिया गया है। ठीक है, देखिए हम 6 से 8 का NCERT और SCERT जो है BPSC का वो सब हम लोग पूरा पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का NCERT। इसको हम पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। जो जो भी हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा ये हमारा शॉर्ट में पूरा नोट्स है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। अब चलिए फिर ये जो हमारा धातु एवं अधातु इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें भी हम 2-3 चैप्टर जितना कंप्लीट हो पाएगा करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये 2 चैप्टर पढ़िए। ओके।